चलिए बच्चों, so we'll start with SLCM everyone. Yes, good morning बच्चों everyone. कल कैसा रहा फर्स्ट डे, कैसा निकला पुणे में? कई बच्चों का जो बाहर से आए, बाहर वाले बच्चे लोकलाइट्स का तो बढ़िया ही निकलता है भाई। गौरव, तुम लोगों का कैसा निकला अखलाक? फर्स्ट डे कैसा रहा भाई? चलेगा, धीरे धीरे मजा आएगा। लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया किसी ने? डिसिप्लिन तो पहले ही दिन से आना चाहिए। खाने का आज यहाँ पे नीचे बहुत सारे टिफिन वाले आते हैं, उनमें से एक टिफिन वाले को कोई, यार देखो टेस्ट का इश्यू, सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाओ यार, मैं तो यही बोलता हूँ। और मैं तो वही कर रहा हूँ भाई। मेरा तू खाना देखेगा ना भाई तो तू बोलेगा कि दुष्यंत सर क्या खा के जिंदा रहते हैं भाई। घास फूस खा के इतना सारा, कल रात को इतना सारा भिंडी का सब्जी खाया हूँ, 100 ग्राम पनीर खाया, और उस पूरे भिंडी के ऊपर ऊपर से ऐसे चावल और दाल को ऐसे छिड़क लिया। सो बस 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 सलाद, आई डोंट ईट सलाद, सलाद नहीं जाता मेरे से अंदर, तो मैं वो फाइबर के लिए आई टेक ग्रीन सब्जी। वो शाम दोपहर का खाना तो तुम और भी नहीं देख सकते ऐसे, वो इतने सारे, वो इट्स डिफिकल्ट। सो समटाइम इट, आई कैन नॉट से दिस पब्लिकली, बट ठीक है। एनीवे, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, भावना जी, शुभम, प्रिंसी जी, अभिजीत जी, कुणाल, निरंजन, उत्तम जी, साक्षी जी, निकिता जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मिष्टी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस नेम, मीठा मीठा। चलिए ना, प्लीज हियर। सो अगर बच्चों आप सबको याद है, प्लीज हियर, कल हम लोगों ने, प्लीज हियर प्लीज हियर, कल हम लोग सेबी एक्ट के अंदर, प्लीज हियर, कल हम लोग सेबी एक्ट के अंदर, प्लीज हियर, कल हम लोग सेबी एक्ट के अंदर, चलिए वो ठीक कर देंगे ना। कल हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे जो हम लोग को कब काम आएंगे। ये पर्टिकुलर लॉ पढ़ते समय जो वर्ड्स बार बार हमको परेशान करेंगे, बार बार जो वर्ड्स हमको तंग करेंगे, कल हमने उन वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। और मैनिपुलेशन, फ्रॉडलेंट, अनफेयर ट्रेडिंग, मैंने आपको ये बताया कि ये जो वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं? मैनिपुलेशन जो वर्ड है, फ्रॉडलेंट, ये मैनिपुलेशन, स्पेशली मैनिपुलेशन, इस शब्द को आप 4 कॉर्नर में रख के डिवाइड नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। कौन से शब्द को? द वर्ड मैनिपुलेशन कैन नॉट बी डिफाइंड विथ वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन। क्यों? मैनिपुलेशन कैन बी एनीथिंग, मैनिपुलेशन कैन बी एनीथिंग डन विथ बैड इंटेंशन, डन विथ खराब नियत के साथ आप कहीं भी सच को छुपाएं, एनीथिंग कैन बी अ मैनिपुलेशन। इनफैक्ट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर व्हेन ही नोस कि इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है, इस क्वार्टर का क्या है जो रिजल्ट है, दैट इज नॉट गुड, रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं है इस क्वार्टर में, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नोस, बट स्टिल अगर वो प्रेस में आके, मीडिया में आके ये बोल देता है कि नो, वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन दिस क्वार्टर, हम इस क्वार्टर में बेहतरीन कर रहे हैं, इवन दैट इज मैनिपुलेशन। अपने बारे में झूठे र्यूमर फैला देना इज व्हाट, is a manipulation. Getting my point everyone? So manipulation एक चीज है जो 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 everyone does, हर एक आदमी करता है। ट्रेन में कभी आपने पानी की बोतल खरीदा हो, ट्रेन रेलवे नीर, रेल नीर जो होता है वो 15 का आता है, बट दे नेवर गिव यू फॉर 15। यस, दे नेवर, दे ऑलवेज चार्ज यू 20 bucks, ठीक है, और मैं मांग के ले लेता हूँ। लेकिन कई इतने बेशरम लोग रहते हैं जो मांगने के बाद भी देते नहीं है, दे डोंट गिव, बिकॉज उनको लगता है वो उनका प्रॉफिट है। वो ट्रेन, बिकॉज मार्केट में पानी आपको 20 का मिलता है, इट इज जस्ट आईआरसीटीसी जो पानी कितने में बेचती है, 15 में बेचती है। सो वो भी मैनिपुलेशन है। इसलिए आईआरसीटीसी ने देखा होगा रेल नीर की बोतल में बड़ा सा वो प्राइस स्टिकर लगाते हैं 15, ठीक है, लेकिन कटता तो सबका ही है। यस नाउ, सो ये हमने डिस्कशन किया। उसके बाद है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो मेरा अगला डिस्कशन है, दैट इज ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। नाउ इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग?
यू नो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपको क्या है बच्चों, एक चीज याद रखिए, क्या होता है कई बार यू नो आप किसी से ऊपर हो जाते हैं, किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी से ऊपर। सो ये बंदा यहां पे है बट आपकी पोजीशन यहां पे आ जाती है। ठीक है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा लॉ क्या चाहता है, लॉ सबको इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है। ये सुनो, लॉ वांट्स दैट एवरीवन शुड बी गिवन, यू वी ऑल नो आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमने पढ़ा है। बट कई बार जो आपका दर्जा है, आपका जो स्टेटस है, वो दूसरे लोगों की बराबरी में या दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज यू हैव सम इंफॉर्मेशन विच द अदर पर्सन डज नॉट हैव। आपको वो जानकारी की जानकारी है, वो आपको वो जानकारी पता है जो किसी दूसरे इंसान को पता नहीं है, और इसलिए आपका जो स्टेटस है वो उससे ऊपर हो जाता है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन में हम लोग को क्लासरूम चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, हाँ कल से ज्यादा ही हो गए, तो मेरे ख्याल से जस्ट 3-4 days विल शिफ्ट टू अ बिगर क्लासरूम। उसको भी 2-3 दिन में रेडी करवाने हैं हम लोग को। सो यस, वो इससे अच्छा बनाने का हम ट्राई करेंगे एंड दैट विल लुक गुड। हाँ जी, सो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं और अंकित मिश्रा एक ही लड़की को पसंद करते हैं। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, वो किसी को पसंद नहीं करता बट ठीक है, मैं बहुत लोगों को करता हूँ बट ठीक है। सो सो मैं और अंकित, वी बोथ लाइक वन गर्ल, हम दोनों, और हम दोनों उसके पीछे बहुत ज्यादा पागल हैं। ठीक है, और हम पिछले 15-20 दिन से हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसकी स्कूटी के पीछे करते रहते हैं। वो जहाँ खड़ी होती है हम वहां पे आसपास में खड़े हो जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, देखते नहीं निहारते रहते हैं। वी उसको खुश करने के लिए वी डू ऑल द थिंग्स। बट शुभदा की भी उस लड़की से फ्रेंडशिप हो गई है, और शुभदा ने मुझे बताया कि सर उस लड़की को काले अंगूर पसंद है। क्या पसंद है उस लड़की को? शुभदा ने मुझे बताया दैट द गर्ल, सर उसको काले उसको काले अंगूर बहुत ज्यादा पसंद है। शुभदा ने मुझे बता दिया कि फेवरेट है सर वो, शी कैन डू एनीथिंग फॉर ब्लैक ग्रेप्स। काले अंगूर के लिए सर वो कुछ भी कर देगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो मैं खुश हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। सो मैंने क्या किया, जब नेक्स्ट डे हम वो लड़की आई तो अंकित भी गया उसको देखने के लिए, मैं भी गया, लेकिन मैंने यहाँ अपने कान में काले अंगूर बांध दिए, मैंने अपने गले में काले अंगूर लटका लिए, मैंने हर जगह अपनी कार वार में, जैसे वो शादी के लिए कार से आते, मैंने हर कार में पूरे अंगूर की बेलें लगा ली, ब्लैक अंगूर एवरीवेयर। वो लड़की आई और उसने मुझे बोला हे यू, उसने मुझे पकड़ा और खींच लिया अपनी तरफ, यस और नो, और बोल दिया आई लव यू, यस और नो बचाओ नॉट। अंकित देखते ही रहा कि यार इस जोकर ने क्या कर दिया यहाँ पे ऐसा। क्या नहीं से, मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास अंदर की जानकारी थी, और मेरा स्टेटस जो है वो अंकित से ऊपर हो गया था, बिकॉज आई हैड एन इनसाइड इंफॉर्मेशन। मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी? इनसाइड मतलब अंदर छुपी हुई, जो पब्लिक को पता, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो जानकारी कहां पे नहीं है। और बच्चों सेबी या आप सेबी के रेगुलेशंस के अंदर, सेबी लॉ के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग को बहुत जघन्य अपराध माना गया है, बहुत सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में इनसाइडर ट्रेडिंग को डाला गया, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते मार्केट अब्यूज होता है। क्या होता है बच्चों? मार्केट का अब्यूज। मार्केट अब्यूज मतलब समवन अब्यूजेस द मार्केट, मार्केट से कोई गलत तरीके से फायदा कमा के निकल जाता है बच्चों, इनसाइडर ट्रेडिंग। और इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते बहुत सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका वो बेवकूफ बन जाते हैं बच्चों। सो कहीं ना कहीं सेबी इज वेरी वेरी सीरियस विथ रिगार्ड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। और सेबी ने सेबी एक्ट के अंदर भी इनसाइडर ट्रेडिंग पनिशेबल है। किसके अंदर? सेबी एक्ट के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग इज पनिशेबल। प्लस सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को डिफाइन करने के लिए जो इनसाइडर होते, जिन जिन लोगों के पास कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों की ड्यूटीज फिक्स करने के लिए सेबी ने एक रेगुलेशन बनाया है, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015।
अपने सिलेबस में है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इवन वी विल बी कवरिंग दैट। तो कहीं ना कहीं सेबी इज वेरी सीरियस विद रिगार्ड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं आपको बताता हूं, आई वुड गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल है। आप सबको पता होगा HDFC एंड HDFC बैंक, ये हमने पिछली बैच में भी HDFC बैंक लिमिटेड और HDFC लिमिटेड, बच्चों इन दोनों ने मर्जर का अनाउंसमेंट किया था। एंड यू ऑल नो कि जिस दिन मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था, पब्लिक को बताया गया था, उस दिन दोनों के शेयर लगभग 10% चढ़े। कितने कितने परसेंट? 10% इन अ सिंगल डे। सर क्या यहाँ पे भी इनसाइडर ट्रेडिंग था? मैं बताता हूँ, मुझे, मेरा और सुपान सर का जो, हम दोनों को, मेरे को और सुपान सर को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। सो मैं आपको, आई टेल यू वन थिंग, कि बच्चों हुआ यूं, और बच्चों मेरा, आप शायद सुना भी होगा, मैंने आपको कई बार बोला है कि HDFC इज माई फेवरेट स्टॉक। जो मेरे 8-10 रिटायरमेंट स्टॉक्स हैं उसमें मैं HDFC को बहुत ऊपर रखता हूँ, मतलब मेरी फेवरेट कंपनी, वेरी गुड कंपनी। सो और जब भी शेयर गिरता है तो मैं HDFC अपने पोर्टफोलियो में क्या कर लेता हूँ, आई एड इट इन माई पोर्टफोलियो। जैसे परसों HDFC लिमिटेड का प्राइस गिरा था, कुछ 2200 पे था, तो वो 2100 पे आया, तो मैंने इमीडिएटली 20 शेयर खरीद लिए। तो जब जब शेयर का प्राइस गिरता है, व्हाट आई डू, मैं शेयर खरीदते जाता हूँ, खरीदते जाता हूँ ना। मैंने टारगेट बनाया है कि लाइक मेरे पास एक टाइम पे बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हुआ करता था, आई हैड अराउंड 50 lakhs का पोर्टफोलियो, बट कोविड के टाइम पे मैंने सब कुछ सेल करके बराबर कर दिया और मैंने एक फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने एक फ्लैट परचेज कर दिया, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज था 1100 का खरीदा हुआ। कितने का खरीदा हुआ था? 1100 का खरीदा हुआ था। एंड आई हैड, मेरी निर्विका के हर बर्थडे पे मैं 500 शेयर्स खरीदता था। तो 3 साल तक जब तक थी वो, तो मतलब 3 साल तक, जब तक मैं बेचने के पहले, जब तक हम पुणे में थे, उसके बाद कोविड आ गया। सो मैंने उसके नाम पे 1500 शेयर खरीद लिए थे और कुछ मेरी वाइफ के नाम पे 500 शेयर, तो आई हैड 2000 शेयर्स ऑफ RIL। देन कोविड केम, तो कोविड में मार्केट गिर गया और ये जो शेयर थे ये 850 के ऊपर, बहुत पैनिक का माहौल हो गया। और जबकि मेरे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं कि जब भी मार्केट गिरता है आई बाय, मैं शेयर्स क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ, दिस इज माय फंडामेंटल। सो कोविड आ गया ना, मेरा भाई सीए, तो उसने मुझे डरा दिया कि भैया सब खत्म हो जाएगा, ये वो, और एकदम डरा दिया बच्चों। जबकि अगर मैं यहाँ पे सुपान सर के साथ होता तो आई वुड हैव नेवर सोल्ड शेयर्स, क्योंकि मैंने तो सब गिरते हुए मार्केट में खरीदा था। और ये सब मैंने क्या किया बच्चों, फिर मेरे पास, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक था 1100 रुपए का खरीदा हुआ, मेरे पास बाटा था 800 रुपए का खरीदा हुआ, देन मेरे पास नेस्ले था 14,000 का खरीदा हुआ, पेज इंडस्ट्री जॉकी, मेरे पास 20,000 रुपए के 10 शेयर थे जॉकी के। आज जॉकी का एक शेयर, पेज इंडस्ट्री का शेयर 40 या 45,000 रुपए का है। मेरे पास आयशर मोटर था, उस समय स्प्लिट नहीं हुआ था, बाद में तो एक पे 10, एक शेयर के ऊपर 9 शेयर स्प्लिट हुए, उन्होंने बाद में स्प्लिट किया। मेरे पास उस समय 2100 रुपए का, 21,000 का खरीदा था मैंने शेयर, आज वो 2400 रुपए का एक शेयर है या 2500 रुपए का एक शेयर है। मतलब समझना, मैंने 21,000 खरीदा था, तो उन्होंने जब फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो फिर बाद में कंपनी ने फेस वैल्यू कितनी कर दी, 1 रुपए करी, तो 21,000 का शेयर कितने का हो गया, 2100 का हो गया। सो मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 50 lakhs का था, एंड इट इट हैड वेरी गुड स्टॉक्स। उसमें क्या थे, डीमार्ट था, 2,000 रुपए के भाव से खरीदा हुआ क्या था, डीमार्ट था, अराउंड 100 शेयर्स डीमार्ट के थे, जो आज 3500 या 4,000 रुपए का है, 5,000 जाके आया डीमार्ट। सो स्टॉक मार्केट में, कल आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज हैव गुड क्वालिटी स्टॉक्स, ऑलवेज हैव गुड क्वालिटी स्टॉक। हमेशा स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे डालते हैं, विच यू शुड पुट, आप सबको पैसे डालने चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखना, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कंपनी खरीद, मैंने ये कंपनी खरीद, वो कंपनी खरीद, न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल देख के मैंने 25 लाख रुपए डुबोए हैं स्टॉक मार्केट में। वो तो सिर्फ बच्चों, आई एम इन टीचिंग, इसलिए मैंने लाइफ में इतनी गलतियां की हैं, पैसे इतने गलाए हैं, इसलिए फिर भी मैं आज फाइनेंशियली काफी अच्छा हूं। रीजन ये है कि जितना मेरा लॉस होता है, एक नया बैच आता है और मेरा पाप धुल जाता है सारा।
सो बट खैर बोलना आसान है, बट इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, बट एफर्ट डालने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज माय फेवरेट टास्क दैट आई एम डूइंग विद यू। तो बच्चों, मैंने बहुत गलतियां की, बट अभी मैंने एक सीधा साधा प्रिंसिपल बनाया है स्टॉक मार्केट का, जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। प्रिंसिपल ये है कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करें, एंड डेफिनेटली मेरा बैच खत्म होने के बाद, सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद, जितना मेरे से ज्ञान लोगे, सुपान सर से एफएम का ज्ञान लोगे, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वन ऑफ योर यूट्यूब चैनल। आप अपना स्टॉक मार्केट का चैनल चालू कर सकते हो। जब मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स, गंवार गंवार यूट्यूबर्स है जिनको बोलना नहीं आता, साले वो 2-2 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, जी न्यूज देखते हैं और वही चीज आके वहां भोंक देते हैं, ठीक है। सो यू वुड डू समथिंग बेटर, यू वुड डू समथिंग बेटर। सो बच्चों, ऑलवेज बाय द कंपनीज जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके प्रोडक्ट आपको सच में पसंद आते हैं, और एज लॉन्ग एज यू हैव फेथ इन दैट कंपनी, आपको उस कंपनी में विश्वास है, तब तक उस कंपनी को आप बेचिए मत। भले ही मार्केट कितना भी गिर जाए, आपने वो शेयर खरीदा था, वो आधा भी हो जाए, तो भी आप मत बेचिए। जैसे एचडीएफसी बैंक की बात होती है। सो एचडीएफसी बैंक इज माय फेवरेट। मेरा खुद वहां पे अकाउंट है, मुझे पता है कि बहुत बेवकूफ बनाते हैं, खटाखट अकाउंट से पैसे काटते, तो मुझे लगता है वो कभी लॉस में आ ही नहीं सकता। एंड दे हैव गुड सिस्टम। गुड सिस्टम मतलब आपको लोन चाहिए, आपका लोन 25 मिनट में हो जाता है लोन, फिर लोन को वसूलते भी वो तरीके से, ठीक है। सो एच डी एफ सी बैंक, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जितना मैं मानता हूं कि इट्स अ गुड कंपनी। सेम मुझे जुबलेंट फूड वर्क बोले तो डोमिनोज मुझे काफी अच्छा लगता है, बिकॉज डोमिनोज जैसा पिज्जा कोई नहीं बना सकता। कोई बोल रहा था मुझे क्रेजी चीजी जाओ, सड़ा पिज्जा, पिज्जा के नाम पे मतलब दर्द है वो, पता नहीं, लेकिन लोग वहां पे ऐसे खड़े रहते जैसे वो फ्री में पिज्जा बांटते हैं, कितनी भीड़ होती। सो आई हैव टेस्टेड पिज्जा हट, टेस्ट कर लिया, स्मोक इन जोस टेस्ट कर लिया, मुझे पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब भी मुझे चीट करने का मौका मिलता है, आई प्रेफर टू हैव पिज्जा, ठीक है। सो तो मैंने सारे पिज्जा ट्राई किए और मैंने समझ गया डोमिनोज जैसा पिज्जा कोई नहीं बना सकता। तो मैं डोमिनोज के स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। आईआरसीटी इज माय फेवरेट, बिकॉज आईआरसीटीसी का मोनोपोली है उस जगह पे, वो पानी दिन के कम से कम 50-60 करोड़ की तो वो पानी की बोतल बेच देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अपने पोर्टफोलियो चूज करने के। जियो, मुझे जियो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है जियो ने मेरी लाइफ को 1000 टाइम्स आसान बना दिया। अपन बढ़िया रात को मूड बना के कुछ देख रहे हैं मोबाइल पे, और वैसे ही मैसेज आता था कि तुम्हारा 2 GB दिन का खत्म हो गया। अब सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी है कि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और उस जगह पे आदमी देखते ही चलिए माँ की 10 लाख रुपए भी जाए तो जाए। आर यू गेटिंग माई? तो ऐसी जगह पे मैसेज आता था, लेकिन अपन मारवाड़ी, नहीं यार छोड़ दो, बंद कर देते, कल देखते ना। सब बच्चों, जियो, व्हाट जियो हैज डन, और उस समय जब मैं बात करूं, मैं 2500 रुपए का मेरा पोस्टपेड प्लान था, हर महीने में 2500 रुपए खर्च करता था। व्हाट जियो हैज डन, उसने आपकी जिंदगी को आसान बना दिया, मांगे टेंशन ही नहीं लेगा। 250 रुपए दो मेरे को महीने का, शुरू में 150 था, अभी 250 कर दिया, और मैं बोलता हूँ 500 भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 300 भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रीजन, उसने मेरा मेरा कॉस्ट 2500 रुपए से अभी मेरे पूरे साल का रिचार्ज हो जाता है 2500 में। सो रिलायंस, जियो इज ओन्ड बाय रिलायंस, तो उसके स्टॉक में कभी भी पैसा डालो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज द बेसिक फर्स्ट लेसन दैट आई एम गोइंग टू टीच यू as far as स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। ऑलवेज सिलेक्ट गुड कंपनीज, और गुड कंपनीज खरीद के उन, और उस कंपनी में कब तक इन्वेस्टेड रहना है? जब तक आपको उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या है, फेथ है, आप बिल्कुल उस कंपनी में बने रह सकते हैं बच्चों। जोमेटो, मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता जोमेटो में, अगर वो 10 रुपए 12 रुपए का होगा तो भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उनका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं है। स्टिल दे हैव टू वर्क, क्योंकि उनके वो जो डिलीवरी वाले हैं उनको वो बहुत सताते हैं बच्चों, दे गिव an option of targets. Is that clear? So this is the first thing that I am teaching you with regard to stock market. हाँ, तो HDFC बैंक जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया मर्जर का, जिस दिन इन्होंने किसका अनाउंस किया, जिस दिन इन्होंने मर्जर का अनाउंस किया, हाँ,
तो मेरा तो 50 लाख का पोर्टफोलियो मैंने पूरा खाली कर दिया, एंड वॉट एवर मनी आई गॉट, मैंने उससे उसमें 15-20 लाख रुपए और मिला है, और मैंने सिंगर रोड पे एक फ्लैट खरीद लिया, राजयोग सोसाइटी करके है, वहां पे एक फ्लैट खरीद लिया। जो फ्लैट मैंने खरीदा था, आई बॉट इट फॉर 67 लैक्स में मैंने खरीदा वो फ्लैट। उसको अगर मैं आज बेचने जाऊंगा तो मुझे मिलेंगे 75। बट जो स्टॉक्स मैंने 50 लाख के सेल किए थे, अगर मैं उनको आज बेचता तो मुझे कम से कम 1.4 करोड़ रुपीस मिलते हैं। Are you getting my point? So this is a simple art कि रियल एस्टेट, हम एक टाइम पे मानते थे कि रियल एस्टेट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टॉक्स आर गुड इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडेड आप अपने स्टॉक्स को क्या करें, केयरफुली चुने। आप इंस्टाग्राम देख के, यूट्यूब देख के, न्यूज चैनल देख के कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। और हमेशा याद रखिए, मतलब जैसा मैं मानता हूं कि आपका ना पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, आपको रिटर्न कम मिले तो भी चलता है। आईटीसी, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। नेस्ले, एज लॉन्ग एज मैगी चलता रहेगा तब तक, और मैगी तो कभी खत्म ही नहीं होगा बच्चों। So these are some good stocks that you should always have in your portfolio. So आज हम अपने लेसन में, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? Today we would be making our first investment. अब जब मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट तो सब लोग की फट गई, अरे मेरे से पैसे नहीं आए। आज हम करेंगे ट्रायल इन्वेस्टमेंट, वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो आज जो ईटी मार्केट का आपने वो बनाया था, उसमें आप पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे अपना। ठीक है, हम थोड़ा 1 घंटे पढ़ने के बाद वापस से पोर्टफोलियो क्रिएशन में आएंगे। एंड टुडे वी विल बी हैविंग सम, वी विल बी एडिंग अ गुड स्टॉक। आज हम आईटीसी स्टार्ट करेंगे। कहां से? आज हम अपने पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सा और कैसे करना है। सो अपन एक वर्चुअल पोर्टफोलियो, देखिए बैच खत्म होते होते, ये बैच खत्म होते होते विल इंश्योर कि आपका एक डीमेट अकाउंट खुल जाए। बैच खत्म होते होते विल इंश्योर कि एवरी मंथ यू सेव एटलीस्ट 300 रुपीज, 500 रुपीज। देयर आर गुड स्टॉक्स। अभी तो डीमटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट है। इंडियन ऑयल का शेयर 100 रुपए का, यू कैन बाय 3 शेयर्स। और आपको मैं बताता हूं, जब आपको पोर्टफोलियो दिखता है ना, जैसे मेरा पोर्टफोलियो अभी मैंने ये पूरा जीरो करने के बाद अगेन मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना, तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ भी 9 लाख का पोर्टफोलियो मेरा है, मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो कुछ 7 लाख का है। तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया, और मेरा टारगेट है कि इस साल के अंत तक कम से कम मैं 40 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा। मतलब 6 महीने हैं मेरे पास, लेकिन अब बैचेस नहीं है। तो नवंबर है, जुलाई है, बट लेट्स सी हाउ डज इट गो। सो बट माय टारगेट इज कि मुझे अपने लिए 20 लाख का, अपनी वाइफ का 20 लाख का पोर्टफोलियो क्या करना है, क्रिएट करना है। सो आप क्या करेंगे, दो, अभी 1 महीने, लेट्स हैव 1 महीने तक वी वुड बी इन्वेस्टिंग वर्चुअली। वर्चुअली मतलब हम सिर्फ ऊपर ऊपर से मजा लेंगे। प्रैक्टिकली कब करेंगे? 1 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ओपन, कैसे खोलना है आपको डीमेट अकाउंट। ठीक है, सो आई टेल यू एवरीथिंग कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है। सब ऑनलाइन हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है। बैंक अकाउंट सबके पास है ना? एवरीवन हैज बैंक अकाउंट ना, पैन कार्ड वगैरह। पैन कार्ड नहीं है तो प्लीज अप्लाई कर दो, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपका स्टॉक आपका नहीं खुलेगा। बट पापा का पैन कार्ड है तो आप पापा के नाम पे, लेकिन पापा के नाम पे मत करना, फिर ले लेते हैं बाद में, वापस नहीं करते। मेरे पापा ने मुझसे बहुत सारा ले लिया ऐसी कि बेटा वापस कर दूंगा, आज तक कुछ नहीं आया। ठीक है, सो 2-3 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो और होता अगर मेरा वापस आ जाता तो, बट वापस नहीं आया कुछ भी, और हर बार यही बोल के लिया गया कि आएगा, आज तक नहीं आया। कटेगा तो सबका। सो एनीवे, सो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा था। सो अब बच्चों, ये जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर का बात हुआ, जब मर्जर डायरेक्टली इन्होंने अनाउंस किया कि मर्जर हो रहा है, मतलब इन्होंने स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंस किया, तो जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट खुला, दोनों के शेयर्स, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों के शेयर कितने कितने परसेंट अप थे? 10%। अब मैं आपको बताता हूं, अब आपको समझना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। एचडीएफसी बैंक शेयर प्राइस, अब मैं यहां पे 1 ईयर करता हूं, ठीक है। लुक हियर, दिस इज द चार्ट। क्या क्या बोलते हैं इसको बच्चों? दिस इज द चार्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है। आप इधर देखो, 7 मार्च 2022 को कितना था?
1324 था। अच्छा, उसके पहले नॉर्मली रेट क्या होता था एचडीएफसी बैंक का? अगर पूरे साल का आप एवरेज रेट निकालो तो इट वाज अराउंड, देखो यहां से देखो, 1600 था, दिख रहा है सबको? 16 से नीचे आते आते कितना है, लो कितना दिया नीचे आके? 1425। तो 21 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 22 में आ जाओ, तो 2200 में भी 1500 के आसपास था। ध्यान से देखो, 10 फरवरी 2022 को कितना था? 1500 रुपए। 23 फरवरी तक भी 1500 रुपए था, सब लोग देख रहे हैं? 23 फरवरी तक भी कितने का रेट था एचडीएफसी बैंक के शेयर का? 1500, मतलब एवरेज मान लो 1500 रुपए का प्राइस था। अब ध्यान से देखो क्या किया इन्होंने, यहां से गिराना शुरू किया उसको, गिरा के लाया कितने में? 1456 में, और गिराया कितने में लेके आए? 1327। 8 मार्च को 1327 पे लेके आया, ठीक है। फिर चढ़ाया 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 चढ़ाया, मतलब चढ़ना कहां से चालू हुआ? 1324 से उन्होंने गिरा दिया, ठीक है। और एक्चुअली वो लोग गिरा गिरा के उसको 1500 से 1300 पे लाए। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, यहीं से इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। कहां से? 1500 से इनसाइडर ट्रेडिंग चालू होना क्या हुई? शुरू हुई। बच्चों तुमको क्या लगता है, एचडीएफसी बैंक में जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होगा, क्या उसको नहीं पता होगा कि मर्जर का काम चालू है? अरे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट ट्रेनी है ना, मैनेजमेंट ट्रेनी इंटर्न, इवन उसको ही पता होगा कि क्या है। कि मर्जर ऐसे नहीं होता कि एक दिन में अनाउंस कर दिया। ये मर्जर के, जब तुम मर्जर का प्रपोजल अप्रूव करते हो तो स्कीम अप्रूव करनी होती है, याद है ना, अपने पढ़ा था 230 240 शेयर एक्सचेंज रेशियो एंड ऑल। तो इसका प्लानिंग तो 6 महीने से चल रहा था। कितने महीने चल रहा था? तो यहाँ पे जितने, जो स्टॉक मार्केट के अंदर कार्टेल है बच्चों, बड़े बड़े ब्रोकर्स का कार्टेल है, करोड़ों रुपए उनके पास है। तो यहीं पे कहीं पे उनको पता चल गया था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रोज टीवी में आके क्या बोला कि स्टॉक खराब है, इसका बिजनेस नहीं है। आरबीआई, कुछ तो आरबीआई से नोटिस भी इशू करवा दिया होगा, भगवान जाने। नहीं हाँ, आपको और मैं बता रहा हूँ संयोग देखो, आप गूगल पे चेक करना, एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड इश्यू करने से आरबीआई ने रोका था बीच में। तो गिरा 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 के कितना लेके आ गए? यहां तक आप सब लोग बेच रहे थे, एवरी वन ऑफ यू वाज सेलिंग, इवन आई, नहीं मैं तो खरीद रहा था। खैर मेरा तो प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, जब तक मुझे उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है मैं क्या करूंगा, मैं खरीदता रहूंगा। मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा पहला मतलब जब नया दुष्यंत पैदा हुआ 50 लाख का प्रॉफिट छोड़ने के बाद, उस दुष्यंत ने पहला प्रिंसिपल ये बनाया क्या, एचडीएफसी बैंक। हाँ मुझे हो सकता है मेरे को एचडीएफसी बैंक के शेयर में लॉस है, लेकिन जिस दिन मेरा विश्वास खत्म हो गया मैं उस दिन इसका शेयर बेच दूंगा। डोमिनोज के पिज्जा में जिस दिन मुझे लगा कि टेस्ट नहीं है, आई विल सेल ऑफ, बट एज लॉन्ग एज मुझे लगता है कि डोमिनोज बेस्ट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना? सो 1327 पे लाके ये रुक गए। तुम सबसे तुम्हारा माल क्या करवा दिया? अब यहां से इन्होंने खरीदना चालू किया, ये यहां से खरीदना चालू किया, फिर से गिराया उसको, मतलब 1400 के, 13 से 27 से लेके 1427 तक दे स्टार्टेड बाइंग। ये बढ़ा क्यों है? क्योंकि उन्होंने खरीदा है। अब फिर बच्चों वो दिन आ गया, यहां से डायरेक्टली देखो, एक दिन में 31 मार्च की शाम को उन्होंने अनाउंस किया होगा। सुनो ध्यान से सब लोग, नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को कितना हो गया, या 1 अप्रैल को शायद अनाउंस किया होगा, मतलब और 2 या 3 को सैटरडे संडे पड़ा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। डायरेक्टली कितना गया? 1656, मतलब 140 या 150 रुपए कितने में बढ़ा? 140 या 150 रुपए कितने में बढ़ा? एक दिन में शेयर की प्राइस जो है वो 140 से 150 रुपीज बढ़ गई बच्चों। समझ में आ रहा है कैसे उन लोगों ने प्राइस गिरवा के, तुम टीवी पे भौंकते रहो, सारे ब्रोकर्स अपने क्लाइंट को फोन करते हैं बेच दो बेच दो, और जब तुम बेच रहे थे तो साइलेंटली देयर वर पीपल हु वर बाइंग। एक दिन में, या यहां से 1324 से उन्होंने खरीदना शुरू किया,
कौन सी तारीख थी 1324 को? 7 मार्च, 4 अप्रैल। एक महीने में तुमको कितना हो गया? 1330 रुपए का शेयर कितने का हो गया? 1665। मतलब जिसने 13 करोड़ रुपए लगाए होंगे उसके कितने होंगे? 16 करोड़ रुपए। 3 करोड़ कमा लिया बच्चों। तो वो क्यों रॉल्स रॉयस नहीं खरीदेगा? वो क्यों बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदेगा? वो क्यों साला यूएसए में जाके, दुबई में जाके एक रात का किराया 10 लाख रुपए वाले होटल में क्यों नहीं रहेगा? जिसने 130 करोड़ डाले होंगे उसका 160 करोड़ हुआ होगा। जिसने 13,000 रुपए डाले होंगे उसका 16,000 हुआ होगा। जितना माल डालोगे, जितना शक्कर डालोगे, मिठास उतनी होगी ना। समझ में आ रहा है? तो क्या यहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग थी? इनसाइडर ट्रेडिंग थी, लेकिन सेबी ट्रेस नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? अरे क्योंकि आइडियली रोकना बहुत, अब वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी था, उसने बाहर अपने दोस्त को बता दिया हो कि यार हमारी कंपनी मर्जर हो रहा है, खरीद ले शेयर। उस दोस्त ने ब्रोकर को बता दिया। कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। व्हेन यू विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। किस लिए? तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, एंड दिल रिवॉर्ड यू, दिल कॉल यू इन ताज होटल्स। मुंबई में बड़े बड़े होटल में दिल कॉल यू, दिल गिव यू डिनर, वो आपको गिफ्ट देंगे। बोले सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बता दो, आई गिव यू अ कार। लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो तुमको पड़ेगी बहुत मार। आर यू गेटिंग माई वर्ड? बट कंपनी सेक्रेटरी हैज फुल पावर, उसकी के पास पूरी इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द वे हाउ इनसाइडर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस। ये एक तरीका है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होती है बच्चों। इज एवरीवन विथ मी? और यहां पे पकड़ नहीं पाए, बट मैं आपको ये एग्जांपल दे दिया मैंने। क्योंकि इतना क्यों गिरा है? एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक को 1500 से 1300 पे क्यों लाए? कोई बेसिस है इसके ऊपर? ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां पे उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। सुनो ध्यान से, 1656 में। अब हम लोगों को कब पता चला ये? हम लोग को तो 1 अप्रैल को ही पता चला, जब हम लोग तो नॉर्मल पब्लिक है ना। तो फिर हम लोग ने देखा, अरे एचडीएफसी बैंक 10% बढ़ गया, अरे पापा एचडीएफसी खरीदो। हम लोग चलती हुई ट्रेन में बैठते हैं, और जब हम लोग खरीदना चालू करते हैं, ये देखो वो बेचना चालू करते हैं। तो तुमने खरीदा होगा 1600 में, फिर गिरा 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 गिरा, कहां तक लेके आए थे बच्चों? 1291 तक लेके आए थे। और अभी 1291 से वापस 1400 लेके गए थे। फिर तो कुछ हुआ होगा कांड। और अभी कितने पे? आर यू अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थिंग, हाउ इट इज वर्किंग? सो हमेशा याद रखना, एक और दूसरा प्रिंसिपल याद रखो स्टॉक मार्केट का। व्हेन एवरीबडी इज बाइंग, you should either sell or you should remain silent. उल्टा क्या होता है, जब मार्केट बढ़ता है तो सब लोग बाय करते हैं। You should never do that. आपको बाय कब करना है? When everyone is selling. When everyone is selling, then you should be buying. कल मार्केट नीचे था, परसों मार्केट नीचे था, 2 दिन में मेरे ख्याल से मैंने 1.25 लाख रुपए के स्टॉक्स बाय किए। मेरी एक एफडी थी, मैंने उसको तोड़ा, एंड देन आई बॉट 1.5 लाख रुपीस का स्टॉक। और वो 2 दिन में मैंने पैसे डाला, मेरे को 2 दिन में ही 6% रिटर्न मिल गया, क्योंकि जो स्टॉक मैंने खरीदा था वो कम से कम 5 से 6% क्या है, ऊपर आज स्टॉक मार्केट बढ़ा हुआ है। बट स्टिल मैं उनको बेचने वाला नहीं हूं। अगर वो और गिरेगा तो मैं क्या करूंगा? और खरीदूंगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल दैट यू नीड टू फॉलो, एंड डोंट कंपेयर कि सर तो 70-80 हजार के स्टॉक एक दिन में खरीदते हैं। बाबा सर तुम्हारे डबल एज के हैं, सर का एज तुमसे क्या है? डबल है। अब कम से कम इतना तो बनता है ना यार। 12 साल से मैं एज अ सीएस काम कर रहा हूँ, 12 नहीं सॉरी, तो कितने साल हो गए भगवान जाने। 2008 में मैंने कमाना शुरू किया था, 14 साल हो गए। सो 14 ईयर से कमा रहा हूँ यार। तो और ऐसा वैसा भी बहुत मेहनत की थी यार, सीएस बनना था, ये बहुत मेहनत से सीएस बना, बहुत फटे हाल पढ़ाई की थी। तो अभी इस लेवल पे तो इतना आ सकता हूँ ना कि 1-2 लाख रुपए का चलो ऐसे ही खरीद लिया स्टॉक, कोई टेंशन नहीं, इतना तो है। ठीक है, एंड सबका टाइम आता है, कटता सबका है तो टाइम भी सबका आता है, एंड योर टाइम विल ऑल्सो कम। जब तुम भी अपने बच्चों को बताओगे, अरे मैं गया शोरूम में, अरे यार मैं तो वो आईफोन का कवर लेने गया था, बताया वो मैडम ने बोला आईफोन 14 अच्छा है, मन तो नहीं था यार, छोड़ ले लिया मैंने यार। सो इवन योर टाइम विल कम, बट यू मस्ट बी वर्किंग फॉर दैट, यू मस्ट बी वर्किंग फॉर दैट। चलिए एनीवे नाउ, सो इनसाइडर ट्रेडिंग क्लियर है सबको?
चलो दैट्स ग्रेट। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? एडजुडिकेशन का मतलब होता है डिसीजन देना। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मतलब होता है वो ऑफिसर जो क्या करता है, वो ऑफिसर जो फैसला सुनाता है। दैट पर्टिकुलर ऑफिसर इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कंसेंट ऑर्डर, कंसेंट ऑर्डर गेस मार सकते हो? आपकी सहमति से दिया गया ऑर्डर। किसकी सहमति से? आपकी सहमति से जो ऑर्डर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कंपाउंडिंग करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, सो कंसेंट ऑर्डर इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट। सो सभी आपने कोई ऑफेंस किया है, सभी बोल रहे कि बेटा तू तो गया, तेरे को मैं बहुत लंबी चौड़ी पेनल्टी लगाऊंगी अगर ऑफेंस साबित हो गया तो। ऑफेंस साबित होने के पहले सभी ने तुमने सभी को क्या बोला? हाँ सर मेरे से गलती हुई है, लेकिन आप फालतू की आगे की कार्यवाही मत कीजिए, मैं इतना सेटलमेंट अमाउंट देता हूं, मामला सेटल कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा। सो इसको बोलते हैं कंसेंट ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? कंसेंट ऑर्डर। एक प्रकार का सेटलमेंट है, एक प्रकार का क्या है बच्चों? ये सेटलमेंट है। चलिए, सो नाउ हम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, विच इज दैट एक्ट। अरे तुम लोगों की जो बुक है वो तुम लोग को दिख रही होगी इतनी मोटी है, वो गलती से मोटी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, वो 300 पेज की बुक है, उसका वो फॉन्ट गड़बड़ हो गया। नई वाली बुक जो प्रिंट हुई है वो 350 पेजेस की है, तो डरना मत, वो गलती से प्रिंट हो गई है, ठीक है। गरीबी में गीला आटा, 12,200 रुपए की फीस में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है बच्चों, कुरियर चार्ज बढ़ जाएगा, ये और वो दुनिया भर की चीजें। एनीवे, हाँ जी, अब ध्यान से। सो आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट बेटा? अब मैं आपके साथ क्या शुरू करूंगा? सेबी एक्ट 1992। अगर आपको याद है, अब बच्चों प्लीज हियर, इधर देखिए, 1988 में, इन द ईयर 1988, हमारी जो कैबिनेट थी उस समय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। क्या पास किया? कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया। जैसे मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं, वैसे ही उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार ने, आई थिंक राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। क्या रेजोल्यूशन पास किया? कि वी विल क्रिएट, हम एक बॉडी क्रिएट करेंगे जैसे, और बेसिकली ये अमेरिकन कंसेप्ट है। अमेरिका में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन चलता है। अमेरिका में क्या चलता है? इन अमेरिका वी हैव SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज। तो राजीव गांधी वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न कल्चर एंड एवरीथिंग। तो राजीव गांधी, एंड ही वाज अ क्विक डिसीजन मेकर, ही वाज अ, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार चलो हम इंडिया में क्या क्रिएट करेंगे? विल क्रिएट सेबी। अच्छा एक मिनट, आपका सिर्फ एक प्रपोजल था कि क्या लेके आना है हमको? सेबी। तो बेसिकली सेबी नाम की बॉडी आपने क्रिएट कर दी। मतलब आपने, समोसा बनाते हैं, किसी की मम्मी ने घर में समोसा बनाया, सबकी मम्मी ने बनाया, ठीक है। तो समोसा बनाते हैं, तो समोसा बनाने के बाद पहले वो उसको मैदे को ऐसे ऐसे बेलते हैं, फिर उसको बीच से क्या करते हैं? कट करते हैं। तो ऐसे ही कट करके रख दिया, मतलब सेबी बना दी। सेबी नाम की बॉडी क्या कर दी? क्रिएट कर दी। मुझे बताइए, सेबी का अस्तित्व सेबी एक्ट के बिना क्या है? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है। तो हमारी सरकार ना कई बार ऐसी गलतियां करती है, तो बना दिया सेबी एक्ट, सॉरी सेबी बनाया, क्या बनाया? कि भाई वी विल हैव अ बॉडी विच विल बी नोन एज, यस। और सेबी एक्ट के पहले, मतलब उस समय क्या था? देयर वाज एन एक्ट, एक इंडिया में कानून चलता था, कैपिटल कंट्रोल एक्ट 1956। तो स्टॉक मार्केट को उस समय रेगुलेट कौन करता था? मतलब जो सेबी करती उस समय कौन करता था? कैपिटल कंट्रोलर। कौन करता था? दिस वाज द मैन, एक अकेला आदमी। बेसिकली ही यूज्ड टू बी अ रिटायर्ड, ही यूज्ड टू बी एन IAS ऑफिसर। कौन होता था बच्चों? एक IAS ऑफिसर की रैंक का आदमी होता था, जिसको गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करती थी? कैपिटल कंट्रोलर। एक आदमी with zero expertise in stock market, and this man used to be the capital controller. क्या करता होगा? भगवान मालिक। क्या पावर होंगी? भगवान मालिक। सिर्फ सदाई पता नहीं क्या करना। राजीव गांधी जी ने काफी अच्छा सोचा, ही थॉट वेल कि यार हम भी क्या करेंगे, हमारे देश में एक बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड इज, जैसे कैपिटल कंट्रोलर में एक ही आदमी था, बोर्ड इज
एक बॉडी होती है, कलेक्टिव बॉडी होती है। इट्स अ कलेक्टिव बॉडी, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे विद्वान होते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फिर बोले लॉ वगैरह बाद में बना देंगे, या फिर लॉ बनाया होगा तो उसको नोटिफाई नहीं किया होगा। और मार्केट किसके मत्थे छोड़ दिया, किसके भरोसे छोड़ दिया? कैपिटल कंट्रोलर के भरोसे छोड़ दिया। फिर आ गया हर्षद मेहता, और इसने पेल पाल के स्कैम किए स्टॉक मार्केट में। और हर्षद मेहता के स्कैम को कौन से स्कैम के नाम से जाते हैं? वो वेब सीरीज है। हर्षद मेहता के स्कैम को जाना जाता है सिक्योरिटीज स्कैम। ठीक है, तो हर्षद मेहता ने खेल कर दिया बच्चों, और सब आपको पता होगा, आप सब ने मेरे हिसाब से वो वेब सीरीज देखी होगी। जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा था स्कैम के चलते, तो गवर्नमेंट अपने आप को प्रेस कर रही थी, अपनी तारीफ कर रही थी कि हम जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की जो नीति है, उसके चलते मार्केट बढ़ रहा है। बाद में पता चला कि भाई यहाँ तो क्या है, स्कैम हुआ है ना। ये स्कैम जैसे ही हुआ, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, आनन फानन में, पता है आनन फानन, जल्दबाजी, लेके तुझे मैं जाऊंगा जानम, आनन फानन, आनन फानन। ठीक है, हमारे टाइम पे गाना था, ये गाना था भाई, कोई कविता नहीं है ना। तो हर्षद मेहता का जैसे स्कैम हुआ, उस स्कैम में क्या करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, उस स्कैम को एडजुडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने खटाखट पार्लियामेंट में क्या किया, व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू, सेबी एक्ट 1992 पास किया, जिस एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली। क्या पावर मिली? कि एक क्या बनाया जाएगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली सेबी एक्ट का अगर पूरा आप सार निकालें, पूरा आप एक सारांश निकालें कि भाई सेबी एक्ट किस बारे में बात करता है, तो बेसिकली सेबी एक्ट दो ही चीजों के बारे में बात करता है। नंबर वन, क्रिएशन ऑफ सेबी। सेबी एक्ट किस बारे में बात करता है? नंबर वन, क्रिएशन ऑफ सेबी, सेबी को क्रिएट किया जाए। और नंबर टू, एम्पावरिंग सेबी। तो पहला क्या है, सेबी को क्रिएट करो, और दूसरा सेबी को क्या दो, शक्तियां दो, और पूरा स्टॉक मार्केट किसके हवाले कर दो। और देखिए सेबी के ऊपर विश्वास सरकार का बढ़ा। क्यों बढ़ा? आपने कल, अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था सेबी में, पहले था सेबी में विद द कंसेप्ट, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आ सकती है। कल हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 30 देखा था, तो यस और नो, सेबी अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेकर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशन बना सकती है। कौन सा सेक्शन था? 30। यस, दैट्स ग्रेट। लेकिन फिर वो मे विद द प्रीवियस कंसेंट वाले चीज को उन्होंने क्या कर दिया था, लॉ से हटा दिया था, और फिर डायरेक्टली क्या बोला कि सेबी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशंस क्रिएट कर सकती है। हाँ या ना? तो सरकार का जो विश्वास है वो किसके प्रति बढ़ा? सेबी के प्रति बढ़ा। और आज देखिए सरकार का कोई उतना इंटरफेरेंस नहीं होता। हालांकि सेबी अगर देखा जाए तो किसके अंदर काम करती है? सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबसे पहला कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या होता है बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर होता है कैपिटल मार्केट डिवीजन। कौन सा डिवीजन बच्चों? और कैपिटल मार्केट डिवीजन जो है नजर रखती है, किसके ऊपर नजर रखती है? नहीं, सभी सेबी एक्ट, सिकरा, डिपॉजिटरी, इन तीनों एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैनेज कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन सा डिपार्टमेंट? कैपिटल मार्केट डिवीजन जो है, ये डिवीजन जो है, ये तीनों एक्ट को क्या करता है? मैनेज करता है। इसका मतलब सभी एक्ट के अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, सभी एक्ट के अंदर जो भी किसकी पावर है, वो कौन डिस्चार्ज करता है? कैपिटल मार्केट डिवीजन, जो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा, तो बेसिकली
सेबी एक्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर? सेबी एक्ट के अंदर हमने कोशिश यही की है कि हम क्या करें, हम सेबी क्रिएट करें। अच्छा, लेकिन अगेन अब ये यूनियन लेजिस्लेशन है। कौन सा लेजिस्लेशन है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है। तो सेंट्रल पार्लियामेंट ने यह भी ध्यान रखा है कि सेबी हमसे आगे ना निकल जाए। सेबी क्या ना निकल जाए? हमसे आगे। हमारा बच्चा है ना सेबी। तो सेबी के पर कतरने की पावर भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, बट पावर किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। जैसे कि सेबी के मेंबर्स को अपॉइंट करना, सेबी के मेंबर्स को रिमूव करना, सेबी के मेंबर्स को निकाल देना, किसको अपॉइंट करना है वो डिसीजन लेना, रूल्स बनाना कि ये मेंबर्स अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पूरा बोर्ड ही बेवकूफ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे बोर्ड को भी भंग कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड, क्या बोलते हैं भंग करने को इंग्लिश में? सुपरसीड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सेबी के बोर्ड को भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स भी अपनी जगह पे। तो कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्टॉक मार्केट को संभालना है, ताकि इन्वेस्टर का कटे ना। आज इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग क्यों है? बिकॉज फॉरेनर्स पेल के पैसा डाल रहे हैं इंडियन मार्केट में। अभी तो खैर निकाल रहे हैं, बट आपने देखा होगा पिछले 2 साल में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है उतना मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ है। आई थिंक चाइना और 1-2 कंट्री और, चाइना में भी कमी हुआ है, क्योंकि चाइना में वो उनका अलग ही वो कोरोना वाला जो प्रॉब्लम हुआ था। सो इंडिया सबका फेवरेट है बच्चों। इंडिया इज फेवरेट टू एवरीवन बच्चों। इंडिया इज वर्ल्ड्स बेस्ट डेस्टिनेशन बच्चों। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग। और इंडियन इकोनॉमी, अच्छा, इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, उसका आईना क्या है? मतलब हम कैसे समझते हैं कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, आप क्या बोलोगे? स्टॉक मार्केट भाग रही है। क्या आपको नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट इज द मिरर थ्रू विच हम देखते हैं कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है? वो जीडीपी वीडीपी भी है, वो अपनी जगह है, बट अगेन ये सब चीजें लिंक्ड ही है। स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो जीडीपी भी कहीं ना कहीं क्या होता है? बढ़ता है। स्टॉक मार्केट के जरिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अडानी। अडानी किसका बेटा है? स्टॉक मार्केट का बेटा है। जस्ट इमेजिन कि अगर अडानी ग्रुप की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती तो क्या होता? तो क्या उसका नेटवर्थ इतने टाइम्स बढ़ता? अडानी ग्रुप की कंपनी का शेयर का प्राइस, अच्छा मैंने तुमको अपने पोर्टफोलियो के बारे में नहीं बताया ना, मेरे पास अडानी एंटरप्राइज के भी शेयर थे, 150 रुपीज के खरीदे हुए अराउंड 5000 शेयर्स थे। 2019 में खरीदे थे मैंने, 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। आज एक शेयर का रेट 2100 रुपए। हालांकि मैंने लॉकडाउन के पहले ही बेच दिए थे। सुपान सर के पास 15,000 शेयर थे अडानी एंटरप्राइज के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौका सबको मिलता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना टाइम नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर मैं थोड़ा कम ही यकीन करता हूँ, मतलब ये सारी चीजें वो किस्मत से। कितना होता है मेरे पास? 5,000 इंटू 2100 कर दो, कितना होता है? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ के आसपास रुपए मेरे पास होते, और उधर के 2 करोड़ अलग। सब कितना पैसे वाला होता, मैं तुमको ऐसे खोल के दिखाता अपना पोर्टफोलियो, देखो बेटा मैं ये है मेरे पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ प्लीज हियर। सो व्हाट आई वांट टू से इज, मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो सेबी एक्ट का रोल काफी ज्यादा रहा है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो बॉडी क्रिएट हुई है सेबी एक्ट के अंदर, इसका रोल काफी ज्यादा रहा है। जो हम स्टॉक मार्केट में क्या देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं। एंड बिलीव मी गाइस, मेरा यकीन मानिए कि सेबी ने सबसे बेहतरीन प्रयास किया है। सेबी ने क्या किया है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन, लाइक दे हैव पुट बेस्ट एफर्ट्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द चीज, मैं बाकी की चीजें स्टार्ट करने के पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स आपके क्लियर करना चाहूंगा। आई थिंक आपको बहुत सारे बेसिक्स पता भी होंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है?
सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? ये कौन गंदगी कर रहा है? ड्रीम कंपनी सेक्रेटरी, CS लव, अभिषेक बेटा बाप से मस्ती नहीं करने का। तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो भाई? अभिषेक पुरोहित, CS कार्ड आ गया। CS कार्ड तो मेरे हर उसमें आता ही है। क्या हो गया भाई? ये अपना ड्रीम कंपनी सेक्रेटरी तो मेरा खासम खास बंदा है भाई। क्या हो गया ड्रीम? यहाँ अलग ही पंचायत चालू है। रौनक बोल रहा है सर लात मार के निकालो CS कार्ड वाले को। CS कार्ड कहाँ है? प्रियांशु बोल रहा है इग्नोर गाइस। कौन है भाई, कौन है ये बताओ मेरे को, मैं भी ब्लॉक करता हूँ साले को। चलो एनीवे, हाँ जी, प्लीज हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है बच्चों, पूरे इंडिया की पिक्चर के हिसाब से बात करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? दो चीजें, पैसा इकोनॉमी में कैसे आता है और उन लोगों को कैसे मिलता है, उन लोगों को कैसे मिलता है जिनको इस पैसे की जरूरत है। ठीक है, सो व्हाट इज फाइनेंशियल, जैसे हम लोग जापान के फाइनेंशियल सिस्टम को सबसे अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? जापान इज एज गुड एज कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस मतलब वहां पे लोग अपने घर पे, अगर लोगों के घर पे तुमको कैश मिलेगा ही नहीं, उनका सारा पैसा बैंक में होता है। और दूसरा, जापान में लोन लेना सबसे आसान है, मतलब सबसे आसानी से आपको लोन मिलता है। कोई तो था, अगर आप लोन, कोई तो मुझे बता रहा था कि जापान में नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जस्ट ऑपोजिट। आपने बैंक में, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखा है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो गवर्नमेंट आपको कुछ और भी देती है, मतलब लोन का आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, कुछ तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो इसलिए, एक मिनट, सबसे अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम का, या फिर वहां पे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, 1% 2% पे आपको लोन मिल जाता है ईयरली। हाँ, अपने इंडिया में उतना मंथली भी, मतलब अभी तो खैर काफी अच्छे रेट्स हो गए अपने इंडिया में, बट ठीक है। सो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम क्या डिसाइड करता है कि हाउ मनी विल कम इनटू द इकोनॉमी एंड हाउ विल मनी रीच टू द पर्सन हु नीड्स द मनी द मोस्ट। तो आपके घर से सेविंग निकल के बैंक में कैसे जाएगी, और बैंक से पैसा उस आदमी को कैसे मिलेगा जिसको उस पैसे की जरूरत है, किसके लिए? घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वट एवर इट मे बी। तो दिस इज फाइनेंशियल सिस्टम, दिस इज। सो अगर मैं कब बोलूंगा कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है? when would i say when would I say that India has a great financial system? अरे यार, ये कौन है अभिषेक नाम से? बेटा कहाँ है? ये नहीं दिख रहा है मुझे। ये है, ये गंदा ही है साला ये। इस गधे को मैं निकालता हूँ। हटा दिया बेटा मैंने इसको। हाँ जी, प्लीज यू ऑल फोकस ऑन स्टडीज। हाँ लविशा, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन स्टडीज नाउ। अभी कार्ड से मैंने बहुत दुश्मनी लिया है ना, और मैं भी पीछे नहीं हटता, मैं बजाते ही रहता हूँ, क्योंकि वो बच्चों की बजाते हैं। कर्मा इज वेरी पावरफुल, तो कोई ना कोई बजाने वाले का दूसरा बजाने वाला तो मिलेगा ही। तो कार्ड अपने वाले बच्चों को भेज देता है, वो वही बजाने आ जाते हैं, लेकिन उनकी बच जाती है ना। एनीवे, सो बच्चों बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? हाउ मनी, पैसे इकोनॉमी में कैसे आएंगे। अच्छा, इंडिया पिछले कई सालों में अमीर बना है। क्यों बना है? कुछ पिछले 2 सालों में कुछ कमाल तो हुआ नहीं है। एग्जैक्टली,
पिछले 2 सालों में लोगों ने अपना पैसा बैंक में डालना शुरू किया है। इसके लिए हमेशा डीमोनेटाइजेशन वुड बी द बेस्टेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड। शुरू में मैंने भी गाली दी थी, बट मुझे अभी समझ में आ रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के चलते लोगों को बैंक की आदत लगी। लोगों को बैंक की क्या लगी? जनधन योजना से सब लोगों के अकाउंट खुल गए, बैंक में पैसा आ गया। मतलब पैसा कैश जो है ना अपने घर पे पड़ा पड़ा सड़ रहा था, वो पैसा स्टॉक मार्केट में गया ही नहीं। अब जब लॉकडाउन आ गया, और थैंक्स टू लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में लोगों के पास कोई काम था ही नहीं, तो लोगों ने क्या बोला, चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और पेल के पैसा कमाया लोगों ने स्टॉक मार्केट में। सो अभी लोगों को आदत लग गई क्या, क्या बैंक में एफडी नहीं करना है, क्या करना है। सो बच्चों, फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा, तो फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग कब होगा? जब आपके देश में क्या है, बहुत सारे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी है, लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आजकल मैं ये जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, ऑल यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर पता नहीं कितनी रील्स बनाते हैं लोग। इन लोगों ने लोगों को एनकरेज कर दिया कि आप पैसे कहां पे डालिए, स्टॉक मार्केट में। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ गई लोगों की, बैंक्स आ गए, देन स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे यहाँ बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजों से फिर हमारे यहाँ पे लोगों की सेविंग्स मोबिलाइज होती है। इंडियन इकोनॉमी, जो भारत की इकोनॉमी है, वो सेविंग करने वाली इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? सेविंग करने वाली इकोनॉमी है। हम सब लोगों की आदत है क्या करने की? करते हैं। मम्मी पापा कितना सेव करते हैं? बाप रे, निर्विका भी यही बोलेगी, मेरा बाप भी बहुत सेव करता है। कल रात को रो दी थी, वो पिज्जा खाना है मेरे को, है ना, पिज्जा सैटरडे को ही आएगा। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन। बहुत रोई। फिर निर्विका का, मेरी वाइफ का दिल पसीज गया कि बोले नहीं यार मंगा दो। और पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से नानी क्या, 1 महीने से नानी क्या थी ना, तो बोले वहां तो पिज्जा खाया नहीं तो मंगा दो। तो फिर फाइनली हमने रूल क्या किया, ब्रीच किया, चेंज नहीं किया रूल, हमने क्या किया, ब्रीच किया। बट मैंने बोल दिया संडे को कोई पिज्जा नहीं, संडे को मैं इंडियन पिज्जा खिलाऊंगा, वड़ा पाव 10 रुपए का। ये सनो बच्चों, सो एवरीवन इज सेविंग एंड वी मस्ट सेव। मैं आपको ये स्टॉक मार्केट वगैरह क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यू ऑल्सो स्टार्ट टू सेव। और इसलिए आने वाले टाइम पे इंडिया ही विश्व विजेता होगा, क्योंकि बाकी किसी कंट्री में उतना सेविंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते, लेकिन कट कब जाएगा? 40-41 की एज में मैंने बढ़िया 10-12 करोड़ रुपए जमा कर लिया, और 42 की एज में मैं कहीं जा रहा था, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, मैं ऑन द स्पॉट, मुझे कितना खलेगा ना। इतना तोड़ तोड़ के मेहनत कर करके क्या किया, पैसा जमा किया, बट मेरी आत्मा ही नहीं निकलेगी मेरी बॉडी से। मालूम है क्या? आत्मा बोलेगी भाई अंदर ही रह, मत निकाल। एनीवे बच्चों, वैसा भगवान किसी का ना काटे वैसा, ठीक है। और साले दारू पीने वाले और तंबाकू खाने वाले 100-100 साल जीते हैं साले। मूसे वाला देखो, मर मर के बेचारा 40-50 करोड़ कमाया, 28 की एज में कोई निपटा के चला गया। वेरी बैड। और मारने वाले कौन है? जिनके खुद के 2 दिन के खर्चे के आते पते नहीं है, वो ज्यादा टीका लगा दो, क्या धर्म को बदनाम करते हैं सारे लोग। सो एनीवे, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। तो पैसे कमाऊं बट मरो मत यार, नहीं तो मरने का तो बहुत, वो आत्मा भी भटकती रहती, फड़फड़ाती रहती है। वो अलमारी के आसपास, जहां जहां मेरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट रहेंगे, तो मैं अपने मोबाइल के आसपास घूमता रहूंगा। बेटा मेरा मेरे मरने का कोई मेरा सेकंड मोबाइल मत खरीदना, मैं इसी के आसपास डसता रहूंगा इधर। नाउ सो बैंक, तो ये बेसिकली लोग, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी जो आपको लोन देती है, हम लोग जो पैसे, तो ये हम सब किसका पार्ट है बच्चों? फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है फाइनेंशियल मार्केट। सुनो बेटा ध्यान से, फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है बच्चों? फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट। हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं? मटन मार्केट में क्या मिलता है? मटन। बटन मार्केट में क्या मिलता है? सौतन मार्केट में क्या मिलती है? नहीं पता। कपड़ों के मार्केट में क्या मिलता है? नंगे भी मिलते हैं ना, वो भी तो कपड़े खरीदने गए होंगे। एनीवे
सो तो फाइनेंशियल मार्केट में व्हाट यू गेट फाइनेंस, यू गेट। सो फाइनेंशियल मार्केट में आपको क्या मिलता है, यू गेट फाइनेंस। ये सुनो, फाइनेंस जो है बच्चों, प्लीज हियर, फाइनेंस आपको दो टाइप का फाइनेंस चाहिए होता है बच्चों। कितने टाइप के फाइनेंस चाहिए होते हैं बच्चों, यू नीड, या फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंस मार्केट में आपको दो टाइप का फाइनेंस चाहिए होता है। ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है एक कौन सा मार्केट, और एक आता है मनी मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज बच्चे, दो। पहला क्या है, तो फाइनेंस अपने को दो चीजों के लिए चाहिए होता है, दो, हर एक इंसान को, हम सबको यहाँ पे दो चीजों के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। आप में से किसी के पिताजी बिजनेस करते हैं, किसी सबके एक दो तीन अच्छे खासे लोगों के, तो बिजनेसमैन जो पापा हैं, बिजनेसमैन पापा के पास कभी पैसे होते ही नहीं, वो हमेशा बेचारा पैसे के लिए स्ट्रगल ही करता रहता है। और जो नौकरी वाले पापा हैं, वो हमेशा बेचारे एक तारीख का वेट करते रहते हैं। हाँ है ना बच्चों, नौकरी वाले पापा हमेशा एक तारीख का वेट करते हैं। मुझे, माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो एक तारीख का इंपॉर्टेंस मुझे पता है बच्चों, कुछ भी हो बेटा, और वो सैलरी कभी एक तारीख को नहीं मिलती। अभी तो खैर बैंकिंग सिस्टम वगैरह स्ट्रांग है, बट हमारे टाइम पे पापा की गवर्नमेंट नौकरी थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही साथ था। तो वो मध्य प्रदेश इतना भिखारी स्टेट था उस समय, दिग्विजय सिंह वहां का चीफ मिनिस्टर था। कोई है मध्य प्रदेश से, है ना भाई, जानते हैं दिग्गी राजा, तेरे पापा जानते होंगे, तू नहीं जानता होगा। दिग्विजय सिंह को जानते है क्या, दिग्विजय सिंह वहां का क्या था, चीफ मिनिस्टर। उसने मध्य प्रदेश को पूरा डामर कर दिया था, मतलब पूरा बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को। छत्तीसगढ़ उस समय बहुत किस्मत वाला था, मध्य प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया। तो सैलरी मेरे पापा को टाइम पे मिलने लगी। जब हम मध्य प्रदेश के साथ थे तो तीन तीन चार चार महीने सैलरी नहीं आती थी बच्चों। एक बार तो सैलरी मार्च में आई, 1 मार्च को सैलरी आ गई, तो मैं एकदम खुश हो गया। मैंने पापा 1 मार्च को सैलरी आ गई, बोले बेटा ये पिछले साल के मार्च की सैलरी। तो ऐसा ऐसा दर्द हम लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया था। कांग्रेस बर्बाद, जहां जाते हैं वहां बर्बादी करते हैं बच्चों। एनी करप्शन, मैंने बताया था करप्शन करना भी नहीं आता, कैसे करते करप्शन, खुद की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। एनीवे, सो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। सो नाउ, सब, और जिनके पिताजी बिजनेस करते हैं, जिनके नौकरी है, फाइनेंसेस आपको दो तरह के लिए चाहिए होते हैं। एक फाइनेंस है, मान लीजिए घर खरीदने के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, या फिर जिनके पिताजी बिजनेसमैन है, एक फाइनेंस आपको नई दुकान खरीदने के लिए चाहिए, नई दुकान, दुकान में या फिर दुकान को रेनोवेट करना है, कोई नई मशीनरी खरीदनी है। और एक फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ गया तो वो पे करना है, लेबर्स की सैलरी देनी है। तो बेसिकली आपको दो तरह के फाइनेंस चाहिए होते हैं। पहला पहला फाइनेंस पहला फाइनेंस होता है, या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो पहला मार्केट होता है, दैट इज कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट में आपको कौन सा फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो अपने को बेसिकली बीवी चाहिए जो अपने साथ क्या रहे, जीवन भर रहे। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ गया भाई, अरे मेरे को लगा एब्सेंट तू आज, भाई वहां क्या चला गया है। थोड़ा तो अच्छा तो वो बोलती, भूख नहीं थी इधर, प्लीज हियर। सो अगर आपको वाइफ की जरूरत है, किसकी जरूरत है, भाई प्रज्ञेश, तेरा नाम प्रज्ञेश है ना, प्राज्ञ, ये भाई नया है, ये बहुत सीधा सा लड़का है भाई, बर्बाद नहीं होने का यहाँ पे आके। हम क्या किसके तरह रहे तू, तुम लोग के रह ले भाई फ्लैट। अच्छा, लेकिन अभी कुछ जुगाड़ नहीं है क्या, कुछ नहीं है भाई, 4 बजे छोड़ दूंगा, चला जाना, जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मत ले। नहीं, ग्रुप 2 वालों को कल छुट्टी नहीं, सैटरडे को छुट्टी है, तो सैटरडे को यू कैन बोल, कल छुट्टी नहीं, सैटरडे को हम आप लोग को छुट्टी देंगे, संडे को नहीं बुलाएंगे। संडे को हम आपके, पहला सैटरडे संडे छुट्टी देगा, सैटरडे संडे यू विल हैव एन ऑफ। हाँ जी, बट बट संडे को अगर मुझे आपकी याद आई तो नहीं नहीं वो तो करना पड़ेगा।
तो मैं आपको प्रायर नोटिस देके बुला लूंगा। नहीं, आप समझो मेरा पॉइंट। 2 घंटे का अगर मुझे आपको लेक्चर लेना है तो आई कैन नॉट कॉल यू कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो हाँ, नहीं, 2 घंटे का नोटिस, आई विल गिव अ 2 मंथ्स बोल रहा हूँ। 2 घंटे का कम से कम मैं आपको प्रायर नोटिस दूंगा, ठीक है। संडे को क्या है, मैं बोर होने लगता हूँ, तो जैसे ही बोर होने लगता हूँ या फिर मेरी दोनों बेटियां परेशान करने लगती हैं तो मैं मैदान छोड़ के भाग जाता हूँ लेक्चर लेने के लिए ना। इधर सो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इफ यू नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अगर आपको कौन सा फाइनेंस चाहिए, लंबे समय के लिए फाइनेंस चाहिए, आप कौन से मार्केट का रुख करेंगे? यू विल बी अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट। और अगर आपको अप टू 1 ईयर के लिए फाइनेंस चाहिए, आपकी जरूरत क्या है? 1 ही साल का जरूरत है। तो कहां जाएंगे? अरे तो कहां पे जाएंगे आप? मनी मार्केट में। यस और नो? यू वांट हनी जस्ट फॉर 1 ईयर, तो विच मार्केट यू हैव टू गो? मार्केट मनी। यस और नो बच्चों? नाउ सो दीज आर द 2 मार्केट्स, ठीक है। एक मिनट। सो मनी मार्केट में आप बैंक फाइनेंस ले सकते हैं। अच्छा, और इसमें अच्छा, इसमें अप टू 1 ईयर या अच्छा, और यहाँ पे मनी मार्केट में सबसे बड़ा बोरोवर कौन है मनी मार्केट में? मोदी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट डेफिसिट होता है ना बच्चों, हर बार। कभी आज तक जीवन में अपना बजट सरप्लस आया ही नहीं ना। 2021 में शायद सिंगापुर का बजट सरप्लस आ गया था, तो उन्होंने अपने हर एक सिटीजन के अकाउंट में 15-15, 20-20 हजार रुपए डाले। उनका बजट क्या आ गया था? सरप्लस बजट आ गया था। मतलब हर, अरे इंडिया में टैक्स कितने लोग भरते हैं? इंडिया तो करोड़पति देश है, कोई टैक्स ईमानदारी से भरता? 125 करोड़ का देश है, टैक्स मेरे ख्याल से सिर्फ 10-12 करोड़ लोग ही भरते हैं, जबकि कमाते सब हैं। और टैक्स बहुत, अभी तो खैर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है, तो अभी इंडिया का जो फ्यूचर है वो स्ट्रांग ही रहेगा। मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट बूम ही करेगा। फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में आए ना आए, स्टॉक मार्केट आगे ही जाएगा। क्यों जाएगा? मोदी बैठा है उधर पे, वो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे नजर रखता है ना। आजकल तुम लोग को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का आदत कितना हो गया? कब याद है तुमको कि आखिरी बार तुम्हारी जेब में वॉलेट लेके तुम घूमे थे? मुझे तो याद नहीं है। और वॉलेट लेके भी घूमे थे तो उसमें लाइसेंस के अलावा कुछ था? है ना, बिकॉज आदत लग गया है। अरे आजकल 2-2 रुपए का पेमेंट भी लोग क्या कर देते हैं पेटीएम में। भिखारी लोग भी आजकल वो लेके बैठे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? दे हैव सो मच लाइक अपग्रेड। एनीवे, सो इधर, सो मैं बहुत ज्यादा इंडियन थीम पे मैं बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया का टाइम अभी आ चुका है। मतलब अपने थोड़े दंगे फसाद को अपन थोड़ा सा अगर सेटल कर ले, खैर वो भी होने दो, क्योंकि अगर सब लोग पढ़ाई करने लग गए तो जॉब का टेंशन हो जाएगा। इसलिए वो दंगे वालों को दंगे में मस्त रहने दो बच्चे, बिल्कुल भी उनको देख के ना कभी गुस्सा नहीं करने की मेरी कंट्री का नाम खराब करे। हर कंट्री में ये है, ठीक है, दंगे करते हैं, पुलिस उनका पिछवाड़ा लाल कर देती है, कहानी खत्म हो जाती है। घर भर बुलडोजर बुलडोजर चलाता है। बढ़िया, वो देखने का एंटरटेन मूवी है बच्चों। क्या है वो एंडिंग हमेशा अच्छा होता है। पहले वो आएगा, पत्थर मारेंगे, पुलिस वाले उनको मारेंगे, वो पुलिस वालों को मारेंगे, सब चलेगा। यहाँ पे तुमको गुस्सा आएगा, साला कैसे कर रहे हैं ये लोग। फिर वो उनका घर तोड़ देगा, फिर वो कोर्ट चले जाएगा, कोर्ट कुछ करेगा। अब जो भी मूवी खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग, खुश रहो, बैठ जाओ एंड लेट देम फाइट। लेट देम, जो फाइट करना फाइट करने दो, बिकॉज आप उनको समझा नहीं सकते। यू कैन नॉट एक्सप्लेन देम। जो दंगा कर रहा है लेट हिम डू। अब वो अपने आप को बहुत सारी चीजें बोलेगा कि वो धर्म की रक्षा कर रहा है, ही इज डूइंग इट फॉर रिलीजन। अगर तुम भूखे बैठे हो तो तुमको रिलीजन आके खाना नहीं देगा। यू एंड मैं तो सबसे ज्यादा धर्म में बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन द, मैं मानता हूँ कि सब कुछ धर्म के कारण है, और मैं अपने धर्म में बहुत ज्यादा यकीन मानता हूँ, बहुत ज्यादा। बट मैं धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करूंगा। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा धर्म मेरे धर्म से अच्छा है, दैट्स योर चॉइस। क्योंकि मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि तुम्हारा धर्म अच्छा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा धर्म खराब है। तो जो लड़ रहे हैं उनको बोलो कि जिमा मसल बना और अच्छा लड़ाई कर। क्योंकि अगर वो भी पढ़ लिख लेंगे तो जॉब का प्रॉब्लम होगा ना, वो इंटरव्यू में जाएगा, तुम्हारा चांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इन लोग को एक बार सीएस करा देंगे तो 1-2 बार वो फेल होंगे तो उनका पेशेंस वैसे ही आ जाएगा बच्चों। तो एनीवे, लेट देम डू।
सो इंडिया की थीम काफी अच्छी है बच्चों, इंडियन थीम चलने वाली है मार्केट में। अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो आप कौन से मार्केट का रुख करेंगे? विच मार्केट यू विल अप्रोच? यू विल अप्रोच द कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में दो मार्केट है, सुनिएगा ध्यान से। सो बच्चों अब मुझे बताइए, अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप कहां जाएंगे? वेरी नाइस, आप बैंक जाएंगे। क्या नहीं से बैंक इज अ ट्रेडिशनल सोर्स, परंपरागत सोर्स है, या फिर आप कहां जाएंगे? कैपिटल चाहिए तो आप या तो बैंक जाएंगे, या बैंक के अलावा आप कहां जाएंगे? एनबीएफसी, ठीक है, बैंक जाओगे, एनबीएफसी जाओगे, और कहां जाओगे? यस, लेकिन पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा ना, पैसे लेगा तो नेक्स्ट मार्केट इज, कौन सा मार्केट है? सो इफ यू वांट टू हैव लॉन्ग टर्म फंड, इफ यू वांट टू हैव कैपिटल, यू हैव टू ऑप्शंस। यू कैन ईदर डू द बैंक बोरोइंग, या तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक से व्यवहार कर सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, या फिर आप कहां जा सकते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट जा सकते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटीज मार्केट? एक ऐसा मार्केट जहां पर पैसा कैसे मिलेगा? एक ऐसा मार्केट जहां पर आपको पैसे मिलेंगे बच्चों, एक ऐसा मार्केट जहां पर आपको क्या मिलेंगे बच्चों? जहां पर आपको पैसे मिलेंगे, बट कैसे मिलेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज इश्यू करनी पड़ेंगी, हाँ या ना? यू हैव टू इश्यू सिक्योरिटीज। जैसे कि अब सिक्योरिटीज के अंदर आप सबको पता है क्या आता है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, एंड सो अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वट एवर द इंस्ट्रूमेंट्स में भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करके आप पैसे अरेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट में सिक्योरिटीज इश्यू करके आपको पैसे आसानी से मिलते हैं, बट अगेन जब आप सिक्योरिटीज मार्केट जाओ तो आपको एक चीज करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? यू नीड टू मेक कंप्लायंसेस। यू नीड टू मेक व्हाट बेटा? आप सबको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। ऑफ व्हाट? ऑफ वेरियस लॉज दैट डील्स विद सिक्योरिटीज, जैसे कि सेबी एक्ट हो गया, सिक्रा हो गया, डिपॉजिटरीज एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? यहां तक सब क्लियर है? सो सिक्योरिटीज मार्केट कौन सा मार्केट है जहां पे अपने को, जहां से अपन पैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? बाय इशूइंग व्हाट? सिक्योरिटीज इश्यू करके वी कुड अरेंज द फंड्स। इज एवरीवन विद मी? अब सिक्योरिटीज मार्केट जो है, ध्यान देखना, सो बेसिकली कैपिटल मार्केट इज द मार्केट जहां से हम वाइफ अरेंज करते हैं, है ना? वाइफ अरेंज करने के दो तरीके हैं। पहला पहला है खुद से ढूंढ लो, दूसरा जो है ट्रेडिशनल सोर्स पापा ढूंढते हैं, है ना? लेकिन अगर आप सोचते हो कि खुद से ढूंढना है तो क्या ऐसे ही मिल जाती है क्या? उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, उसके लिए आपको कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा किस्मत लाइब्रेरी में खुल गया था, ठीक है? सो उसके लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। यस, उसके लिए आपको, अब कई लोग बस स्टॉप में काम कर लेते हैं, मतलब बस स्टॉप में कई लोग का सेटिंग हो जाता है, कई लोग ट्रेन में बैठे बैठे, कई लोग एयरपोर्ट में बैठे बैठे, तो यू हैव टू एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस। ठीक है? अब सिक्योरिटीज मार्केट में भी दो मार्केट, अंदर अंदर जाते आ रहे हैं। सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर पहला जो मार्केट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। कौन सा मार्केट है? और दूसरा मार्केट है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारे नसीब में क्या आ जाएगा? प्राइमरी मार्केट। मतलब तुमको ऐसी लड़की मिलेगी, मैं लड़का हूं इसलिए लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, मैं लड़का हूं इसलिए लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। प्राइमरी मार्केट में यू विल गेट अ गर्ल जिसका पहले कभी भी कोई नहीं था एक्स। यस और नो बच्चों? जिस लड़की का कोई भी एक्स नहीं था। यस और नो बच्चों? ना, सो दिस इज द प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में यहां पे यू गेट अ गर्ल जो शायद, ठीक है, अब बताएगी नहीं बताएगी, ठीक है,
बट कभी नहीं बताने का, लाइफ में याद रखने का। मैं अपने एक्सपीरियंस से तो नहीं बोल रहा हूं, बट फिर भी अगर तुमने किसी को ये बता दिया कि मेरी पास्ट में गर्लफ्रेंड थी, तुम कितने भी अच्छे लड़के क्यों ना हो या कितनी भी अच्छी लड़की क्यों ना, शुभ तूने किसी को बता दिया, एक दिन इसका शुभदा का जो नया दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वॉट एवर मे बी, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, तो उसके बाद कभी बैठे थे और बढ़िया रात को ये लोग बैठे थे, आग वाग चल रही थी, दोनों के हाथ में बियर के एक ग्लास थे, या बियर सीम्स टू बी इंडिसेंट, पेप्सी का एक ग्लास था, ठीक है, और दोनों अपने लाइफ को शेयर कर रहे थे कि लाइफ हैज बीन वेरी टफ टू देम। तो शुभना ने कभी आके इमोशन से बता दिया कि मैं जब 10th क्लास में थी तो मैं उस लड़के को बहुत प्यार करती थी, फिर अचानक से मेरा किस्मत देख के उस लड़के ने मेरे को प्रपोज कर दिया, मैंने भी हाँ बोल दिया। एक मिनट, जिस दिन तुमने ये बता दिया, तुमको लगता है कि वो लड़का जो है बहुत अच्छा है और वो तुमको समझेगा, हर एक लड़का गधा होता है, वो कभी नहीं समझता, वो जिंदगी भर तेरे ऊपर क्या करेगा, शक करेगा। एंड सेम विद गर्ल्स, गर्ल्स लड़कों की 2 टाइम्स ज्यादा होती है यहाँ पे। सो नेवर एवर बच्चों, इफ यू हैव बीन इनटू रिलेशनशिप, और बच्चों कौन नहीं, मतलब आजकल सिर्फ सीएस के स्टूडेंट्स हैं जो हम ईमानदार हैं, मतलब 99.99%। ठीक है, एंड मैं आपको बोलता हूं जो करना है करो, बट मेक श्योर कि आप एग्जीक्यूटिव की बात करो, बट देयर कैन बी एक्सेप्शन, देयर गुड पीपल इकट्ठे हो सकते हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम विद दैट। तो मैं यही बोलता हूं, सो इफ यू टेल दिस थिंग कि मैं कभी पास्ट में ऐसा था या थी, तो वहां से तुम्हारे दिन खराब होने शुरू हो जाएंगे। वो शक वाला फैक्टर ना, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और खैर मेरे केस में तो आई वॉज वेरी जेन्युइन, तो मैंने तो अपनी वाइफ को सीधे बोल दिया कि भाई अपना कुछ ऐसा था ही नहीं, ठीक है। तो कभी अपना रिलेशन एकदम बढ़िया रेशम के धागे पे है, नहीं नॉट रेशम के धागे, एकदम लोहे की मजबूत रॉड की तरह एकदम चालू है अपना रिलेशन, और हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि झूठ नहीं है ना। यस और नो बच्चों, ना आगे बढ़ जाएंगे। सो बच्चों देखो, तो कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट इज द न्यू इश्यू मार्केट, एंड सेकेंडरी मार्केट इज, yes, the market where already issued securities or traded। तो बच्चों सेकेंडरी मार्केट जो है वो वह मार्केट है जहां पे जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इश्यू हो चुकी हैं, वो सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ट्रेड होती है, ठीक है। नाउ ऐसी सिक्योरिटी जो मार्केट में पहली बार ट्रेड होने के लिए आएगी, सुनिएगा ध्यान से एवरीवन, ऐसी सिक्योरिटी जो मार्केट में पहली बार ट्रेड होने आएगी, सुनना ध्यान से, फोकस ऑन माय वर्ड्स, मार्केट में पहली बार ट्रेड होने आएगी, मतलब अभी तक या तो वो इश्यू नहीं हुई थी, या फिर इश्यू तो थी पर मार्केट में नहीं थी। समझना मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं यहां पे, बट मैं आपको बताऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। सो बच्चों, न्यू इश्यू मार्केट, तो मैं बोल रहा हूं कैपिटल मार्केट का कौन सा पार्ट है बच्चों? कैपिटल मार्केट के अंदर 2 मार्केट आ गए, पहला है प्राइमरी और एज वेल, दूसरा है प्राइमरी मार्केट कौन सा है, जहां पे नई सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट के अंदर आते हैं बच्चों, प्राइमरी मार्केट के अंदर सिर्फ 3 चीजें आती हैं, पहला है आईपीओ, दूसरा है और तीसरा है, पहला है आईपीओ, द सेकंड इज एफपीओ, एंड द थर्ड इज, तीसरा है ओएफएस। व्हाट इज ओएफएस? वेरी नाइस, थर्ड इज ऑफर फॉर, सुना ध्यान से। सो प्राइमरी मार्केट के अंदर दीज 3 थिंग्स विल कम, ठीक है। नाउ आईपीओ इज व्हाट? आईपीओ में क्या होता है? यस, आईपीओ में क्या होता है बच्चों, सुनिएगा ध्यान सारे लोग, कौन सी कंपनी
अनलिस्टेड कंपनी, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 23, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 23 क्या लेके आती है? पब्लिक ऑफर लेके आती है। सो एक अनलिस्टेड कंपनी क्या लेके आती है? एक अनलिस्टेड कंपनी गेट्स अ पब्लिक ऑफर। एक अनलिस्टेड कंपनी क्या लेके आती है? पब्लिक ऑफर। नाउ व्हाट हैपेंस इन पब्लिक ऑफर? यस, और पब्लिक ऑफर कैसे लेके आते हैं? बाय इशूइंग, और आप सबको पता है प्रोस्पेक्टस इन आरएचपी, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एज वेल ना। हाँ, प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं पब्लिक को इशू कर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक को ऑफर लाना? पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? पब्लिक को शेयर देना। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनरल पब्लिक, एनीवन कैन बाय। कान पे बंदूक लगाई पूछोगे 200 से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा लोगों को आप ऑफर दे, दैट्स अ पब्लिक ऑफर। पक्का? सो एक अनलिस्टेड कंपनी, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी? जिसके इक्विटी शेयर्स हमने कहां पे लिस्ट नहीं कराए हैं। यहां पे मैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं, जिसके इक्विटी शेयर्स हमने स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं कराए। सो एक अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है। उसने क्या इश्यू किया है? सेक्शन नंबर 23 के हिसाब से क्या इश्यू किया है? और आपको पता है जब आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, जब आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर करो, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है। और सेक्शन नंबर 40 क्या बोलता है? यस, सेक्शन 40 ये बोलता है दैट यू हैव टू मेक लिस्टिंग एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस। यस और नो बच्चों? श्योर? इज एवरीवन विद मी? सो बच्चों, सो अनलिस्टेड कंपनी अच्छा क्या लेके आ रही है? पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, प्रोस्पेक्टस फाइल करके और स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दे रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आईपीओ बोलते हैं। वी कॉल दिस आईपीओ ना। क्यों? पहली पहली बार बलिए, ये सुनो, पहली पहली बार हुआ है ना, स्टॉक मार्केट में पहली बार हुआ है। सो अच्छा, अभी 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 एक चीज ध्यान से। अच्छा, अगर ये लिस्टेड कंपनी, मैंने अनलिस्टेड हटा दिया ना, व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? जिसके इक्विटी शेयर्स कहां पे लिस्टेड है? यहां पे मेरे डिस्कशन में आई एम फोकसिंग ऑन इक्विटी शेयर्स। जिसके इक्विटी शेयर्स कहां पे लिस्टेड है, वो लिस्टेड कंपनी हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी पब्लिक ऑफर लेके आ सकती है? हाँ, कैपिटल की जरूरत है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी पब्लिक ऑफर लेके आ सकती है। हाँ या ना? क्या इश्यू करके? और फिर से वो एप्लीकेशन फाइल करेगी, फिर से वो एप्लीकेशन, लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ हाँ करना पड़ेगा ना, आपको लिस्ट कराना पड़ेगा। यस, ही इज करेक्ट। क्या लिस्ट कराना पड़ेगा? यू विल हैव टू लिस्ट, भले ही आपकी कंपनी लिस्टेड है, बट यू हैव टू लिस्ट व्हाट बेटा? सो इज एवरीवन क्लियर विथ आईपीओ एंड एफपीओ? व्हाट इज आईपीओ? देखो, आई स्टार्ट करो, प्रोसेस के साथ जाओ। अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस, कहानी खत्म। एफपीओ, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस एंड लिस्टिंग एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर न्यू शेयर जो भी। नाउ अब ध्यान सीखना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पब्लिक ऑफर जो है, पब्लिक ऑफर जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पब्लिक ऑफर कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीकों से यू कैन कम विथ अ पब्लिक ऑफर। सारे लोग ध्यान सुनना। एक पब्लिक ऑफर है बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। पहला तरीका क्या है? बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स का मतलब क्या हो गया? मान लो एक्स लिमिटेड है, सारे लोग ध्यान से सुनना। एक्स लिमिटेड में अभी कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। 100 में से 80 शेयर्स किसके पास है? प्रमोटर्स के पास है। 20 शेयर्स किसके पास है? बैंक्स के पास है। किसके पास है? जिन बैंक्स ने पैसे वैसे दिया होगा
या जिस बैंक ने इन्वेस्ट किया उसके पास है। कंपनी क्या लेके आ रही है? पब्लिक इश्यू लेके आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है, यस और नो? सो ये कंपनी क्या बोलती है कि हम आईपीओ कैसे लाएंगे? बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। सो कंपनी अपार्ट फ्रॉम दीज शेयर्स 100 शेयर्स क्या कर रही है? न्यू इश्यू कर रही है। किसको इश्यू कर रही है? तो कंपनी की पब्लिक इश्यू खत्म होने के बाद, पब्लिक इश्यू खत्म होने के बाद व्हाट वुड बी द कैपिटल ऑफ द कंपनी? कंपनी की कैपिटल क्या होगी? कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी पब्लिक इश्यू खत्म होने के बाद? व्हाट वुड बी द पोस्ट इश्यू कैपिटल? जल्दी बताओ मुझे सब लोग। अरे बेटा वो कहां गए पंछी? अरे उनके लिए कितना बड़ा प्रेमाइस बनवाया। उधर एक गुफा भी है, देखा है कॉर्नर में एक गुफा भी है। उनको बोलना यार उनके लिए बनवाया मैंने। इधर इतना लंबा चौड़ा सब चीजें, इधर इधर देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस, और मैनेजमेंट का काम ही है मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस और नो? हमारा कैबिन भी वहीं पे, वहां हम जाते नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस, द बिल्डिंग इज लार्ज। एनीवे, तो बच्चे एक मिनट, तो कंपनी की पोस्ट लिस्ट होने के बाद, लिस्ट होने के बाद कंपनी कैपिटल में कितने शेयर्स आ जाएंगे? अरे कितने शेयर्स आ जाएंगे? इज एवरीवन अग्रीड? 200 शेयर्स आ जाएंगे, पक्का? सो ये हो गया, हमने आईपीओ लेके आए। कैसे लेके आए? वी गॉट द आईपीओ, बट हाउ डिड वी गेट द आईपीओ? बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स वी गॉट द आईपीओ। अब दूसरा तरीका जो है पब्लिक ऑफर लाने का, दैट इज यस बाय, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है दूसरा तरीका है ऑफर फॉर सेल के जरिए। अब ध्यान से देखना, कई बच्चे शायद जो पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट दिस इज वेरी सिंपल, दिस हैपेंस एवरीवेयर। ऑफर फॉर सेल में न्यू शेयर्स इश्यू होते हैं नहीं होते हैं? यस, न्यू शेयर्स आर नॉट इश्यूड, पहली चीज। इज दैट क्लियर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल देयर शेयर्स। पब्लिक को शेयर मिलेगा ही, इसलिए जब मैं आपको बोल रहा था ना पहली बार वो शेयर मार्केट में आता है, मैं इसलिए बोल रहा था उस शब्द के ऊपर फोकस करो। सो अगेन, कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? 100 शेयर्स की। प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं? बैंक के पास कितने शेयर्स हैं? बैंक हैज 20 शेयर्स, promoters have 80 shares. What promoters are doing? प्रमोटर बोल रहा है कि मेरा स्टेक जो कंपनी में है, मेरा जो कंपनी में हिस्सा है वो कितने प्रतिशत का है? माई स्टेक इन द कंपनी इज 80%। तो प्रमोटर बोल रहा है कि मैं अपने इन 80 शेयर में से 30 शेयर जो हैं वो क्या करूंगा? डाइल्यूट करूंगा। डाइल्यूट करूंगा मतलब कम करूंगा। मैं क्या करूंगा? ये शेयर्स किसको बेचूंगा? पब्लिक को बेचूंगा। कैसे बेचूंगा? पब्लिक ऑफर के थ्रू। क्या इश्यू करके? प्रोस्पेक्टस। प्लस मैं स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराऊंगा? लिस्ट भी कराऊंगा। एग्जैक्टली जितने अभी तुम जितने भी आईपीओ देखते हो, जितने भी तुम आईपीओ देखते हो, तुमने एलआईसी का देखा होगा, जोमेटो का देखा होगा, कार ट्रेड, जितनी भी स्टार्टअप कंपनी, नायका, फायका, सबका क्या था? पेटीएम वीटीएम, सब में क्या था बच्चों? ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर साला अपना शेयर पब्लिक को अच्छे रेट पे चिपका के निकल लेता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी चिपका दिया बच्चों सबको एलआईसी। 905 में मिला था मुझे एलआईसी। भाई एलआईसी के मेरे पास 100 है, मैंने 5-6 अकाउंट से अप्लाई किया था, सब में मिल गया। जब मुझे सब में मिल गया तो मेरे को समझ में आया कि मेरा कट चुका है, और गवर्नमेंट ने मेरे मुंह पे यस और नो बच्चों। नाउ सो सो व्हाट हैपेंस इन ऑफर फॉर सेल? प्लीज हियर, ऑफर फॉर सेल में नए शेयर्स इश्यू होते हैं बच्चों? ऑफर फॉर सेल में नए शेयर्स इश्यू होते हैं क्या? नो। प्रमोटर जो है 80, उसके पास 80 शेयर थे, 80 में से बोलता है वो 30 शेयर में डाइल्यूट करूंगा, आई एम सेलिंग माय 30 शेयर्स टू पब्लिक। और बच्चों पब्लिक इश्यू है, पब्लिक ऑफर है, पब्लिक को इश्यू होते तो प्रोस्पेक्टस इश्यू आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को आपको लिस्टिंग का, और आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? लिस्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? सो प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या आ गया? आईपीओ भी है, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है।
या फिर आप तो समझदार होगे तो डायरेक्टली बोलो प्राइमरी मार्केट में क्या आ गया, पब्लिक ऑफर। उसके बाद पब्लिक ऑफर किसके थ्रू होता है, फ्रेश इश्यू के थ्रू भी होता है या फिर ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी होता है। इज एवरीवन विथ मी? सो दिस इज प्राइमरी मार्केट, दिस इज व्हाट बेटा, प्राइमरी मार्केट। नाउ क्लियर है ऑफर फॉर सेल सबको? सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी जोमेटो या LIC का अगर आपने पब्लिक इश्यू देखा हो तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ 3% ना 5%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अपने 5% शेयर्स सेल किए। तो प्राइमरी मार्केट में नया शेयर भी इश्यू हो सकता है और जो ऑलरेडी इश्यूड शेयर थे, जो कौन से शेयर थे बच्चों, जो ऑलरेडी इश्यूड शेयर थे वो भी पब्लिक को बेचे जा सकते हैं इन द प्राइमरी मार्केट, इन द प्राइमरी मार्केट। इज दैट क्लियर? आज के लिए बस इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है। विल मीट टुमारो फॉर SLCM, अभी हम बाद में मिलेंगे EPC लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए बच्चों।